हाँ, देखिए, सभी शिक्षार्थियों का आज के कक्षा में स्वागत है। हम कक्षा 11 के मैथ एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित आपको पढ़ा रहे हैं। इसके पहले आपको दिए गए शिक्षण में संबंध और फलन के बारे में अवगत कराया गया था और उसके प्रश्नावली 2.1 के प्रश्न भी हल कराए गए थे। उसी से संबंधित कुछ आगे की परिभाषाएं आपको जानना आवश्यक है, वह आज आपको हम बताने जा रहे हैं। देखिए, एक्सरसाइज 2 है संबंध और फलन, जिसके बारे में आप परिचित हैं। संबंध क्या है, फलन क्या है, आपको इसकी परिभाषा दी गई है, आप परिचित हैं इससे। संबंध और फलन, रिलेशन एंड फंक्शन, इसमें आपको पहला जानना संबंध और फलन का प्रतिचित्रण। संबंध और फलन का प्रतिचित्रण कैसे करते हैं, इसको दृष्टिगत कैसे करते हैं, चित्रों के माध्यम से इसे हम कैसे समझ सकते हैं, यह आपको प्रतिचित्रण द्वारा प्राप्त होगा। इसके बाद फलन और संबंध का प्रांत क्या होता है, रेंज क्या है। प्रांत का मतलब होता है रेंज, नहीं, प्रांत का मतलब डोमेन, अंग्रेजी में डोमेन। परिसर का मतलब होता है रेंज, परिसर को रेंज कहते हैं, ध्यान दीजिए। सह प्रांत को कोडोमेन, कोडोमेन। प्रतिचित्रण को कहते हैं मैपिंग। क्या कहा जाता है, मैपिंग। मैपिंग को का मतलब होता है प्रतिचित्रण, मैप बना देना, मैपिंग कहलाता है। देखिए, प्रतिचित्रण कैसे करते हैं, आप आ जाइए, इसके बारे में हम बता रहे हैं आपको। देखिए, संबंध एवं फलन के समुच्चय को, जाहिर सी बात है, संबंध और फलन का समुच्चय P क्रॉस Q होता है, या A क्रॉस A होगा, या P क्रॉस P होगा। इस तरीके से कार्तीय गुणन में हमें संबंध और फलन के समुच्चय प्राप्त होते हैं, आप जानते हैं। तो उस समुच्चय को तीर आरेख द्वारा दृष्टि चित्रण करना प्रतिचित्रण कहलाता है। तीर आरेख से आप इसको क्या करेंगे, दृष्टि चित्रित करेंगे, दिखाएंगे। दृष्टि चित्रण का मतलब दिखाना, प्रतिचित्रण कहलाता है। जैसे मान लिया समुच्चय A 1 2 3 4 5 6 ये अवयव हैं, इसका संबंध ARA है, अर्थात समुच्चय A का संबंध खुद से है। A का संबंध खुद से है, ARA संबंध परिभाषित है, जहाँ R का क्या है, x y। R का मतलब A क्रॉस A, समझ रहे हैं आप। एक्स वाई सच दैट वाई इक्वल टू x+1, जहाँ दूसरा घटक क्या है, x+1 के बराबर है। यानी संबंध एक राशि में दूसरा घटक x+1 के बराबर है, y x+1 है, द्वारा परिभाषित है। अतः r बराबर हो जाएगा 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6। एक राशि निकालेंगे आप, A का, A से संबंध इन शर्तों के अनुसार, y इक्वल टू x+1। देख लीजिए, ये y है, अगर देख लीजिए y है 2 तो x 1 है, यानी x+1 हो गया ये। फिर यहाँ का y देखिए, x+1 हो गया, 3 हो गया। यहाँ का y, अगले क्रॉस प्रोडक्ट का y क्या है, 4 है, क्योंकि यहाँ x 3 है। x अगर 4 है तो y 5 है, x 5 है तो y 6 है।
मेरा ख्याल है ये आर को आप समझ गए होंगे, पी क्रॉस क्यू की तरह, या कार्तीय गुणन इसको कहते हैं। इसमें एक एक कोष्टक में रखे हुए युग्म को हम क्रमित युग्म कहते हैं। हम क्रमित युग्म और क्रमित त्रिक दोनों पीछे बताया जा चुका है आपको। अब इसको एक देखिए, दो सर्किल बना लीजिए, ए का एक सर्किल इधर, ए का एक सर्किल उधर, और उसमें सभी अवयवों को लिख दें 1 2 3 4 5 6। देखिए कितने अवयव थे ए में, 1 2 3 4 5 6। ये ए समुच्चय हो गया, इधर भी ए समुच्चय हो गया। कभी कभी ए की जगह पर बी समुच्चय भी हो सकता है, लेकिन तरीका तो यही रहेगा प्रतिचित्रण करने का। अब ए आर ए देखिए संबंध है, ये इनमें क्या संबंध है? एक का संबंध दो से है, एक का तीर दो की तरफ जाएगा। देखिए तीर लगा दिया गया, एक का तीर दो से संलग्न कर दिया गया। फिर दो का तीर तीन से संलग्न किया गया, तीन का तीर चार से, चार का तीर पाँच से, पाँच का तीर छः से संबंधित कर दिया गया। आपका पहले समुच्चय जिसको आपने यक्ष माना है, यक्ष में 6 बच गया, और वाई जिसको माने हैं उसमें 1 बच गया। देखिए 6 इसमें खाली हो गया, 1 इसमें खाली है। अर्थात 1 का पूर्व प्रतिबिंब कोई नहीं है और 6 का प्रतिबिंब कोई नहीं है। हम क्या कहते हैं? 1 का प्रतिबिंब 2 कहते हैं, 2 का प्रतिबिंब 3। देखिए लिखा हुआ है 1 का प्रतिबिंब 2 है, 2 का प्रतिबिंब 3 है, 3 का प्रतिबिंब 4 है, 4 का प्रतिबिंब 5 है, 5 का प्रतिबिंब 6 है। प्रतिबिंब का मतलब समझते हैं आप? आपके सामने आईना रख दिया जाए, आपका प्रतिबिंब सामने आ जाता है। ठीक इसके सामने यह जो रखा हुआ सर्किल एक आईने की तरह है, जो आपके यक्ष का प्रतिबिंब वाई में प्रतिचित्रित कर रहा है। इसको आप अगर यक्ष लिख दें और इसको वाई लिख दें, क्या लिखा है? वाई। इसको वाई कर दिया जाए तो आप देख लें कि यक्ष और वाई, यक्ष का प्रतिबिंब कहाँ जा रहा है? वाई में जा रहा है। यक्ष का प्रतिबिंब वाई में प्रतिबिंबित है, एक आईने की तरह। एक संबंध जो परिभाषित है एक शर्तों के अनुसार, उसके अनुसार जो प्रतिबिंब वाई में प्राप्त हो रहा है वो तीर द्वारा आपको संलग्न कर देना है। यह जो है आपका प्रतिचित्रण कहलाता है, ये क्रिया। अब प्रतिचित्रण तो जान गए क्या है कि तीर आरेख द्वारा संबंध और फलन को प्रतिचित्रित कर देना, दृष्टि चित्रण कर देना एक प्रतिचित्रण है, और वो है आपको नीचे दिखाया गया। आप आज प्रांत डोमेन देखिए क्या होता है। संबंध ए आर ए अथवा फलन एफ के प्रथम घटकों का समुच्चय। प्रथम घटक क्या है ए आर ए में? वह प्रांत कहलाता है। प्रथम घटक गिन लीजिए आप, ए आर ए ही है तो 1, इसी को ए आर ए कहा जाएगा। ए आर ए प्रथम घटक 1 2 3 4 5। ये 1 2 3 4 5 क्या है? ये प्रांत हैं। समझ गए होंगे प्रांत कैसे निकालेंगे आप? यहाँ से निकालेंगे तो भी निकल जाएगा, ए आर ए से ये, या प्रतिचित्रण से निकाल लें तब भी निकल जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5 जिनका संबंध है वही घटक आपको लिख देना है। प्रतिचित्रण से लिखा है चाहे ए आर ए वाले समुच्चय से लिखा है, दोनों में से आप लिख सकते हैं। कोई एक मिले हो आपके पास है, चाहे ए आर ए हो चाहे ये प्रतिचित्रण का चित्र हो, दोनों में से आप छांट कर लिख सकते हैं कि किसका संबंध है, वही प्रांत होता है। प्रथम घटक का समुच्चय बना दीजिए, वो प्रांत हो गया। परिसर क्या होता है? ए आर ए का द्वितीय घटक का समुच्चय, ए आर ए का द्वितीय घटक का समुच्चय अथवा वाई में जो संबंधित अवयव हैं उनका समुच्चय परिसर कहलाता है। लिख दीजिए 2 3 4 5 6। देख लीजिए 2 3 4 5 6। यहाँ से देख लीजिए 2 3 4 5 6। कहीं से भी देखेंगे तो आपको रेंज मालूम हो जाए, परिसर मालूम हो जाएगा। यहाँ एक संबंध विहीन है, देख लीजिए 1 का कोई संबंध पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, कोई संबंध नहीं, या कोई पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, पूर्व प्रतिबिंब आ जाएगा। 6 संबंध विहीन है, इसका मतलब 6 का प्रतिबिंब नहीं है। 6 का प्रतिबिंब वाई में नहीं है,
एक का प्रतिबिंब पूर्व प्रतिबिंब एक्स में नहीं है, एक का पूर्व प्रतिबिंब नहीं है और 6 का प्रतिबिंब नहीं है, ध्यान दीजिए। इसी तरीके से यहाँ देखिए लिखा गया है 2 का पूर्व प्रतिबिंब 1 है, 3 का पूर्व प्रतिबिंब 2 है, 4 का पूर्व प्रतिबिंब 3 है, 5 का पूर्व प्रतिबिंब 4 है, 6 का पूर्व प्रतिबिंब 5 है, लेकिन 1 का पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, यानी एक संबंध विहीन है, इधर 6 संबंध विहीन है। आपका प्रांत परिसर मालूम हो गया। सह प्रांत देखिए, संबंध ए आर ए अथवा फलन एफ की परिसर 2, 3, 4, 5, 6 तथा संबंध विहीन अवयव 1 यहाँ लिख लीजिए और स्पष्ट हो जाएगा थोड़ा। तथा y इतना तथा y के थोड़ा सा और स्पष्ट कर दें, y के ये आ गया परिसर 2, 3, 4, 5, 6 तथा y के संबंध विहीन अवयव 1 को लेकर बनाए गए समुच्चय को सहप्रांत कहते हैं। तो आप 1 को ले लीजिए, परिसर को ले लीजिए, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये एक सहप्रांत प्राप्त हुआ जो समुच्चय ए के बराबर है। किसके बराबर है? इसको बराबर ए, देखिए ए के बराबर है, ये ध्यान दीजिए। सहप्रांत जो है ए के बराबर है, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ है लेकिन प्रत्येक जगह नहीं होगा, इसलिए ए को ना लिखा तो ज़्यादा अच्छा है। चलिए, क्योंकि यहाँ y जो है ए के बराबर है इसलिए ऐसा आ रहा है। कभी कभी ए की जगह पर समुच्चय बी रहेगा जो इसके संबंध को पूर्ण नहीं करेगा, इसलिए यहाँ कुछ लिखना ठीक नहीं है। आप सहप्रांत को जानिए, यही है कि परिसर है और y के संबंध विहीन अवयव को ले लीजिए, दोनों मिलाकर एक समुच्चय बना दीजिए, वह आपका सहप्रांत का समुच्चय होगा। एक बहुत स्पष्ट तरीके से अलग अलग हमने बता दिया इसको। पूर्व प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब क्या होता है, ये भी आप जान गए। चलिए एक चीज़ और बता दें आपको, फलन के प्रकार बहुत ज़रूरी है, जान लीजिए। फलन आप सुनते हैं, उसकी परिभाषा आप जानते ही हैं। अब आता है फलन के प्रकार, ध्यान दीजिए। फलन के प्रकार, फलनों के प्रकार। रुको एक मिनट, सेंटर में लिखिए इसको, आपको आसानी होगी। फलनों के प्रकार दरअसल पहला आता है वास्तविक फलन।
अंग्रेजी में कहते हैं इसको रियल फंक्शन, रियल फंक्शन। दूसरा देख लीजिए, तत्समक फलन। क्या है? तत्समक फलन या इंडेंटिटी फंक्शन, इंडेंटिटी, इंडेंटिटी, इंडेंटिटी फंक्शन। तीसरा देखिए, इंडेंटिटी के बाद आता है आपका अचर फलन, कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन। बहुपदीय फलन, बहुपदीय फलन। पॉलिनोमल फंक्शन, पॉलिनोमल फंक्शन। पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल फंक्शन है। इसके बाद आता है आपका परिमेय फलन। इसको आप रेशनल इरेशनल नंबर पढ़े होंगे, परिमेय परिमेय संख्या, उसी रूप में यह है रेशनल फंक्शन। क्या है ये? रेशनल फंक्शन। मापांक फलन, मापांक फलन। इसके बाद आता महत्तम पूर्णांक फलन। बहुपदीय फलन को कहते हैं पॉलिनोमल नोमियल फंक्शन। रेशनल फंक्शन या परिमेय परिमेय फलन, रेशनल
परिमेय फलन के बाद आपको बताया गया मापांक फलन। क्या कहते हैं इसको? मापांक फलन। मापांक फलन, ध्यान दीजिए। मॉडुलस कहते हैं। मापांक का मतलब होता है अंग्रेजी मॉडुलस। मॉडुलस फंक्शन, मापांक फलन, मॉडुलस फंक्शन। इसके बाद आता है महत्तम पूर्णांक फलन। महत्तम पूर्णांक फलन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, GRE, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, महत्तम पूर्णांक फलन। सिंगम फंक्शन एक आता है चिन्ह फलन। क्या है? आता है चिन्ह फलन। सिंगम साइन फंक्शन जिसको कहते हैं। सिग्नम सिग्नम फंक्शन। तो आप देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 इनको क्लासिफाइड कर दीजिए 8 तरह के। इतने तरह के फलन आपको पढ़ने हैं। आठ तरह के फंक्शन हैं, देख लीजिए। अब आइए वास्तविक फलन क्या है इसके बारे में आप जान लें।
देखिए परिसर बहुत छोटी सी बात है। परिसर क्या होगा? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होगा। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय अथवा उपसमुच्चय, अथवा उप समुच्चय है तो वह वास्तविक फलन है। तो वह वास्तविक फलन है। वास्तविक ध्यान दीजिए, बहुत छोटी सी परिभाषा है वास्तविक फलन का। तब ये सभी फंक्शन जो आप देख रहे हैं ये वास्तविक संख्याओं के समुच्चय हो सकते हैं, अर्थात बाकी 7 फलन वास्तविक फलन में आ सकते हैं। देख लीजिए यहाँ 1 से इन 7 की तरफ मैं तीर लगा दे रहा हूँ। ये वास्तविक फलन में आ सकते हैं, लेकिन कुछ फलन ऐसे होते हैं जो वास्तविक नहीं होते हैं, जिनका क्या है फंक्शन जो है परिसर कभी कभी परिमेय या वास्तविक संख्या का समुच्चय नहीं बन पाता है। ऐसे संख्याएं आप पढ़े होंगे, सम्मिश्र संख्या, जिसमें रियल और अधिकल्पित दोनों संख्याएं होती हैं। तो जब अधिकल्पित संख्या आ जाएगा परिसर में तो वह वास्तविक फलन नहीं होगा। अधिकल्पित संख्या आने पर फलन वास्तविक नहीं रह जाता है। परिसर में ऐसी कोई संख्या है जो अधिकल्पित है तो वह रियल फंक्शन नहीं होगा। बाकी यदि उसका समुच्चय या उपसमुच्चय परिसर का क्या है वास्तविक संख्याओं में है तो ऐसे में फलन वास्तविक होगा। आता है तस्तमक फलन, आइडेंटिटी फंक्शन। क्या होगा? y इजकल टू एफ एक्स होगा। y ही एफ एक्स है, आप जानते हैं। जहाँ एफ सच दैट r टेंस टू r, ये देखिए वास्तविक फलन है। क्या है? दोनों वास्तविक संख्याएं, प्रांत परिसर वास्तविक संख्याएं हैं तो ये वास्तविक फलन है, साथ साथ आइडेंटिटी फंक्शन है। इसका आलेख सरल रेखा होता है। आलेख कैसा होगा? एक सरल रेखा होगा। आलेख सरल रेखा होता है। तो आलेख बना दीजिए। देखिए ये खींच दीजिए ओ एक्स एंड वाई। वाई इक्वल टू एक्स, ये ग्राफ हो गया। वाई इक्वल टू एक्स का ग्राफ है, देख लीजिए। आइडेंटिटी फंक्शन, अचर फलन, इसमें y बराबर एफ एक्स बराबर सी, जो x से स्वतंत्र राशि है। c कैसा है? x से स्वतंत्र है, अर्थात एक अचर फलन y का मान एक अचर आएगा। तब आप इसका ग्राफ जब खींचेंगे तब ओ एक्स ओ वाई, इसका आलेख क्या होगा? एक अचर सरल रेखा होगी। देखिए y का मान देखिए कांस्टेंट हो गया c, y बराबर c कांस्टेंट है।
अब आता है बहुपदीय फलन। y का मान बहुपद में हो, अर्थात y बराबर f(x), जबकि f(x) बराबर पहला पद a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर एंड सो ऑन, अंत में प्लस an x रेज पावर क्या होगा, an x रेज पावर n। बहुपद है, देख लीजिए कई पद इसमें हैं। इसका देखिए ग्राफ ले लीजिए, जितने स्क्वायर फंक्शन हैं वो क्यूब फंक्शन, स्क्वायर फंक्शन जितने आएंगे, जैसे f(x) बराबर y बराबर x स्क्वायर, जैसे उदाहरण ले लीजिए y बराबर x स्क्वायर, इसका देखिए ग्राफ आप खींचेंगे तो x का मान प्लस माइनस दोनों में आएगा, ध्यान रखिए। x का समुच्चय क्या आएगा आपका, देखिए -1 प्लस 1 -2 2 -3 3, इस तरह से इसका मान प्राप्त होगा। x के मान क्या होंगे, -1 प्लस 1 -2 प्लस 2 -3 प्लस 3, ऐसे माइनस अनंत प्लस अनंत तक जाएगा, माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट तक। तब इसका ग्राफ जब आप खींचेंगे तो आपको इस तरीके से मिलेगा, ध्यान दीजिए, दोनों तरफ सिमेट्रिकल ग्राफ मिलेगा। ये देखिए, ये आपका ग्राफिक लाइन होगी, यह मूल बिंदु होगा आपका, जानते हैं मूल बिंदु x, ये y होगा। ग्राफ इस तरीके से सिमेट्रिकल होगा, ऐसे देख लीजिए। यहाँ x के दोनों मान -x' की तरफ भी है और तभी भी y धनात्मक है। जब मान x का मान माइनस में है तब भी y धन है, और जब x का मान धन में है तब भी y धनात्मक है। देख लीजिए आप, इसमें इधर माइनस की तरफ x बढ़ा हुआ है, उधर प्लस की तरफ, लेकिन y हमेशा सदैव धनात्मक ही जा रहा है ऊपर की दिशा में। फलन ऊपर ही अग्रसर है y की तरफ, इसका मतलब y धनात्मक है, जबकि x ऋण और धन दोनों में है। इसका ग्राफ इस तरीके से होगा। अब आता है परिमेय फलन। आप जानते हैं परिमेय संख्या p/q के रूप में लिखी जा सकती है, जहाँ q = नॉट 0, ठीक वही चीज़ लगा दीजिए, फलन लिख लीजिए। y बराबर होगा इसमें px/qx, px/qx, जहाँ qx = नॉट 0, qx = नॉट 0। ठीक परिमेय संख्या के आधार पर इसको फलन में परिभाषित किया गया है, जो आप परिमेय संख्या के बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं। इसका उदाहरण ले लीजिए, जैसे क्या लिखेंगे, एक उदाहरण लीजिए, जैसे y बराबर 1/x
ये देखिए y बराबर 1/s पी एक्स बाई क्यू एक्स के रूप में फलन है। तब इसका ग्राफ आप खींचेंगे तो देख लीजिए, ग्राफ बना लीजिए। एक सिमेट्रिकल ग्राफ प्राप्त होता है इसका। देखिए इसका ग्राफ एक अनंत श्रेणी का फैलता हुआ ग्राफ होगा। देखिए इसके नज़दीक जाता हुआ ग्राफ जो अनंत तक जाएगा, ध्यान रखिए। ऐसे इधर भी प्राप्त होगा। वक्र जो है अक्ष के तरफ मुड़ता हुआ मूल बिंदु 0 x y डैश x डैश, इस तरीके का ग्राफ इसका प्राप्त होता है। सिमेट्रिकल ग्राफ एक होगा। इसके बाद आता है आपका मापांक फलन। मापांक फलन में x के समस्त मानों के लिए y का मान धन होगा। यह y बराबर होगा x माइनस x यहाँ x इज x का मान ग्रेटर देन 0, यहाँ x इज लेस देन 0। ग्रेटर आर इज इक्वल टू 0, ध्यान रखिए। अर्थात यही एफ एक्स हो गया। आप देख लीजिए एफ एक्स का मान क्या है, वाई ही एफ एक्स है। तब ऐसे फलन का जब ग्राफ हम खींचते हैं तब इसमें y सदैव, क्योंकि मापांक में x का मान माइनस लिया जाए या प्लस लिया जाए, y का मान सदैव धन आता है। x के धन अथवा ऋण दोनों मान के लिए एफ एक्स बराबर वाई सदैव धन रहता है। ध्यान दीजिए मापांक फलन क्या गुण है, चाहे जो ऋण मान लें तब भी धन रहेगा, धन मान लेंगे तब भी धन रहेगा। तब इसका फलन का ग्राफ आपका दोनों तरफ सिमेट्रिकल y की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। देखिए ग्राफ नीचे दिखाया गया है, इस तरीके का ग्राफ होगा। देखिए y की तरफ धनात्मक, जैसे इसमें देखिए आप y इक्वल टू एक्स स्क्वायर में देखे थे कि ऋण और धन दोनों मानों के लिए धन फलन y का मान धनात्मक था। वैसे यहाँ मापांक फलन में एक सरल रेखा होगी और ये y और x के धन और ऋण मानों के लिए सदैव y धन होगा। ये ग्राफ बता रहा, आप देख लेंगे। ये आपका उसका ग्राफ ही है निरूपण।
अब आता है महत्तम पूर्णांक फलन। देखिए एफ सच दैट आर टेंस टू आर में एफ एक्स सदैव एक्स के बराबर अथवा एक्स से एक पूर्णांक कम अथवा एक्स से पूर्णांक संख्या कम मान ग्रहण करता है। आप जान लीजिए यक्स का जो कुछ मान है या तो वह मान होगा या कम, अगर आप ले रहे हैं महत्तम पूर्णांक में तो दशमलव में मान ना लेकर के, अगर दशमलव में वो कम हो रहा है तो पूर्णांक पूरा कम होगा, अर्थात दशमलव में इसका मान हम ग्राह्य नहीं कर सकते हैं। हमेशा सदैव पूर्णांक में ही महत्तम पूर्णांक फलन है, इसलिए यक्स का पूरा मान लिया जाएगा पूर्णांक में, अथवा एक्स से एक पूर्णांक कम आप ले सकते हैं, पूरा एक घटा दीजिए, ये नहीं 0.5 घटाया जाए, नो, हमेशा सदैव पूर्णांक मान ही कम करके एक्स से कम पूर्णांक अथवा एक्स के बराबर पूर्णांक, कम पूर्णांक, एक पूर्णांक कम अथवा एक्स के बराबर पूर्णांक ही मान लिया जाएगा। दशमलव अंश का मान इसमें कोई माने नहीं रखता है। तब ये देखिए इसका प्रतिचित्रण क्या करते हैं आप हमेशा पूर्णांक में। देखिए ये पूर्णांक है 1, 2, इधर 1, 2, इधर भी 1, 2, इस तरीके से पूर्णांक में मान लिया गया है 1, 2। मूल बिंदु से ये पूर्णांक मान लिए गए हैं, देख लीजिए, बीच के मानों का कोई असर नहीं है। अगर 3 तक लें तब जीरो से 2 से 1 की तरफ, फिर 3 से 2 की तरफ होगा। ये अगर 3 है तो 2 तक की तीर ये खींची जाएगी ग्राफीय निरूपण में। देख लीजिए इस तरीके से, ऐसे नीचे आएंगे, एक तक, फिर 1 से अगले -2 तक, तीर नहीं लगेगा, केवल आप दर्शित कर दें फलन को, पूर्णांक मानों तक दर्शित करना, बस पूर्णांक मान तक इसको दर्शित करना है, ध्यान दीजिए। देखिए ये 3 है, 2 तक दर्शित है, ये 2 है तो 1 तक दर्शित है। ऐसे ही ये 1 है, -1, -1, -2, -3,
ये -3, ये 3, इस तरीके से आपको यह दर्शी देखा जाएगा। आप अगर किताब लिए हों तो किताब में देखना। किताब में भी इसको दिखाया गया है, बड़े चित्र में देख लेना। अब आपका आता है चिन्ह फलन। एक फलन बच रहा है जो चिन्ह फलन है। इसके लिए f(x) 3 मानों को दर्शित करता है, इजकल टू 3 मान दर्शित करेगा। देख लीजिए 1 0 -1 चिन्ह फलन है। 1 0 -1, जहाँ 1 है ये x इज ग्रेटर r इज इक्वल टू 0, जहाँ 0 है x बराबर 0 है, जहाँ -1 है x इज लेस देन 0 है। देखिए पहला मान इस पर निर्भर करेगा, x इज ग्रेटर r 0 पर। दूसरा 0 मान x बराबर 0 पर है। तीसरा -1 है तो इस x 0 से कम है। -1 का मतलब 0 से कम मान। ये 3 स्थितियाँ होती हैं। निरपेक्ष मान, अब आप जान रहे हैं 1 -1 और 0, इसी 3 पर आप फलन को ग्राफी निरूपण कर दें। x का 1 मान -1, ये 1 हो गया, ये -1 हो गया, 0 आपका यहाँ है। ऐसे y का मान आ गया 1, नीचे आ गया -1, y का मान है इस पर, ये x के मान है। देख लीजिए x क्या है, एक जगह 0 से बड़ा है, फिर 0 है और फिर 0 से कम है। देख लीजिए तीनों मान इसमें x के दिखाई पड़ रहे हैं। 0 से बड़ा 0 और 1। y बराबर -1 है, देखिए नीचे y बराबर -1, यहाँ y बराबर 1, तब y बराबर 1 पर फलन। यहाँ फलन थोड़ा ब्रेक होगा ऐसे y पर, ध्यान दीजिए गोली बना दीजिए, वहाँ ब्रेक होगा थोड़ा, फंक्शन कंटिन्यू नहीं होगा। ऐसे नीचे -1 के जगह पर फलन कंटिन्यू नहीं होगा, यहाँ भी एक ब्रेकिंग होगी। और -1 का मान है, तब इसका तीर इधर को आएगा बाएं साइड में, y बराबर -1, इसको द्वितीय चतुर्थांश में लिखेंगे आप, y बराबर -1, ये हो गया y डैश अक्ष। तो y बराबर 1, y बराबर -1 और y बराबर 0। देख लीजिए तीनों मान इसमें इस तरीके से ग्राफ प्रदर्शित होंगे। इसका परिसर आपको दिखाई पड़ रहा है, परिसर लिखना चाहें तो लिख लें। इसका परिसर हो गया बराबर 1 0 -1।
इसका परिसर इतना है। वन जीरो माइनस वन, ये परिसर हो गया। ये आप देख रहे हैं कि 7 प्रकार के फलन परिभाषित हैं। ये 1/2 है, इसको कहेंगे 1/2, 3, 1/4 वास्तविक फलनों के लिए, 1/6, 1/7, 1/8। 1/8 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि 1 के ही ये सभी स्वरूप हैं। वास्तविक फलन एफ सच दैट आर टेंस टू आर है, क्या है? एफ सच दैट आर टेंस टू आर सबके लिए ये परिभाषित है, इसलिए इसमें वास्तविक फलन सभी है वास्तविक फलनों के लिए। चलिए, अब आपको पता चल गया है कि 7 प्रकार के फलन हमें वास्तविक फलनों में पढ़ने हैं, जानकारी रखना है। वास्तविक फलन आपको पता है। यह देखिए सबके ग्राफी निरूपण हो गए हैं, तो फलन के प्रकार आपको मिल गए। चलिए आप कुछ प्रश्न इसके हल कर लें। आप प्रश्नावली 2.1 बताया गया था आपको, 2.2 के बारे में कुछ जानकारी करें। देखिए एक्सरसाइज 2.2, ध्यान दीजिए। क्या है आपको जानना है इसमें? क्वेश्चन नंबर देख लीजिए पहला। मान लीजिए एज इक्वल टू 1 2 3 4 14। मान लिया एज इक्वल टू 1 2 3 4 14। ये ऐसा समुच्चय है जहाँ 1 से 14 तक के एलिमेंट मौजूद हैं। रिलेशन आर कह रहा है, आर इक्वल टू एक्स वाई परिमित युग्म है, जहाँ सच दैट कुछ शर्तें दी हुई हैं जिनके अनुसार आर परिभाषित है। क्या शर्त है आपका? देख लीजिए, 3x माइनस वाई बराबर 0, 3x माइनस वाई बराबर 0, तब y बराबर 3x। इन शर्तों के अनुसार ये परिभाषित है। एक संबंध द्वारा ए से का संबंध, ए आर ए ज्ञात कीजिए। मतलब ए से ए का संबंध ज्ञात करना है। प्रांत और परिसर, प्रांत परिसर और सह प्रांत लिखिए। देखिए पहला सवाल ही है। तब ए आर ए आप लिख सकते हैं, ए आर ए बराबर, चलिए x बराबर 1 है, ध्यान दीजिए। तब
y का मान 3 है, x बराबर 2 है तो y का मान 6 है। यहाँ से लिखते जाइएगा, x बराबर 3 है तो y का मान 9 है, x बराबर 4 है तो y का मान 12 है। x का मान जैसे ही 5 होगा y 15 होगा, जो a का मेंबर नहीं है। जब a का मेंबर वो नहीं है 15, इसलिए इसको यहीं पर क्लोज बंद हो गया, क्योंकि 15 मेंबर 15 जो है a का कोई अवयव नहीं है। 4 से 12 तक ये आरे आपको मिल गया। तब प्रांत देखें आप, प्रांत की परिभाषा में आपको बताया गया था कि ये आरे का प्रथम घटक प्रांत कहलाता है। तो प्रथम घटक लिख जाइए, क्या लिखेंगे? 1 2 3 4, ये प्रांत है। परिसर लिख जाइए, परिसर वह समुच्चय है जो द्वितीय घटक होता है। द्वितीय घटक 3 6 9 12, ये परिसर हो गया। सहप्रांत देख लीजिए, सहप्रांत जो आच्छादक अवयव हैं परिसर में वह, और जो बचे हुए अवयव उनको लिख जाइए। तब 3 6 9 12 के अलावा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये सहप्रांत हो गए। प्रांत, परिसर, सहप्रांत आपको पता चल गया। अब देखिए इसको जरा आरेख दृष्टि चित्रण द्वारा कैसे दिखाएंगे, यानी प्रतिचित्रण इसका क्या होगा। इसको कहेंगे प्रतिचित्रण या मैपिंग। देखिए प्रतिचित्रण नहीं पूछा है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये सारी बातें प्रतिचित्रण द्वारा आप दिखा सकते हैं। देखिए हम दिखा रहे हैं, कुछ और समझ लीजिए। प्रतिचित्रण, चित्रण दिखाना है आपको। देखिए आप ध्यान दें, देखिए ये आपका x हो गया, ये y हो गया, ये संबंध आपका आ गया a आर ए, रिलेशन हो गया जो तीर द्वारा इसमें जा रहा है। देखें कितने अवयव थे ए में, देख लीजिए, लिख जाइए एक समय। समुच्चय ए यहाँ लिखना है आपको, सेट ए। सेट ए का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एवं 14, देख लीजिए। ऐसे इसमें लिख जाइए। एक 2 3 4 5 6
7 7 8 9 10 11 12 13 14। चलिए परिचित्रा में दिखाइए क्या करना है आपको। 1 3, 1 का संबंध 3 से, चलिए कर दीजिए। 1 3 2 6 2 का 6 से, 3 का 9 से, 4 का 12 से। चलिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13 14। 12 तो हो गया, 13 14। देखिए इस तरीके से आप दर्शित करें। 1 2 3 4 का संबंध, इनके 4 मेंबर से 12 9 3 और 1 नहीं, 1 और 3। ये देखिए इसका प्रतिचित्रण हुआ आपका। अब आप इसका प्रांत देखिए, परिसर देखिए। प्रांत ये हो गया आपका। देखिए इसके अवयव प्रांत में आएंगे। प्रांत क्या आ गया, समुच्चय ले लीजिए। 1 2 3 4 मिला लीजिए। देखिए वही उत्तर मिल रहा है यहाँ भी। परिसर देख लीजिए आप, परिसर यहाँ लिख लीजिए। परिसर में क्या क्या आया आपका, देखिए 3 6 9 12, 3 6 9 12। देखिए प्रचित्रण है इसका। अब आता है सहप्रांत। सहप्रांत देखिए लिखा है, जो अवयव छूटे हुए हैं उनको भी लिखिए, जो परिसर में संलग्न है उनको भी लिखिए। इसका अर्थ है कि पूरा का पूरा वाई, पूरा का पूरा वाई जो आप निर्दिष्ट है वो आपको लिखना है। क्या लिखना है, 1 2 3। देखिए ये परिसर में है 3 4 5 6, 6 भी देखिए परिसर में है। 7 8 9 देखिए परिसर में है। 10 11 12 13 14 देख लीजिए, ये सहप्रांत हो गया। जो उत्तर आपने यहाँ निकाला है वह देखिए इस चित्रों में आपको दिखाई पड़ रहा है। अगर यह नीचे ना भी लिखा है तो ये चित्र ही बता देगा क्या प्रांत है, क्या परिसर है और क्या सहप्रांत है। ये चित्र केवल फिगर ही बता रहा है। लेकिन अगर लिखना चाहें तो आप नीचे लिख सकते हैं जैसे यहाँ लिखे। तो प्रचित्रण के माध्यम से भी आप इस सवाल को देख लिए हैं, और वैसे भी 2 तरीके से ये हल किया गया। दोनों तरीका ही आप देख लें, दोनों भी बहुत उम्दा तरीका है।
तो पहला सवाल आप अच्छी तरीके से समझे। प्राकृतिक संख्याओं का पर समुच्चय, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय R के समुच्चय R रिलेशन है एक्स वाई में जाएगा क्रमित गुणित में, सच दैट संबंध क्या है देख लीजिए। y बराबर एक्स प्लस 5 है, y बराबर एक्स प्लस 5, जहाँ x संख्या 4 से कम है, x इज लेस दैन 4 है, x पर प्रतिबंधित है, 4 से कम है। एक प्राकृतिक संख्या है एक्स वाई इज एलिमेंट ऑफ एन, कह रहा है एक्स और वाई इज एलिमेंट ऑफ एन है, प्राकृतिक संख्या का समुच्चय है, से संबंध आर परिभाषित कीजिए। परिभाषित कीजिए, ये सवाल है आपका। तब आर का मान हल देख लीजिए। आर इजकल टू एक्स वाई, जब एक्स बराबर 1 है तो वाई बराबर 6 है, एक्स बराबर 2 है तो वाई बराबर 8 है, एक्स बराबर 3 है तो वाई बराबर एक्स बराबर 2 तो वाई बराबर 7, एक्स प्लस 5 है इसलिए 7 हो गया, और जब ये 3 है तो ये हो गया 8। 5 का अंतर है, 6 - 1 इजकल टू 5, 7 - 2 इजकल टू 5, 8 - 3 इजकल टू 5, सत्य है ये। अब x का मान 4 नहीं रखा जा सकता है, चूँकि 4 से कम हमें लेना है, यहीं पर ये रिलेशन ख़त्म होता है 3 और 8 पर। प्रांत लिख जाइए आप, प्रांत निकालिए। प्रांत क्या होगा, प्रथम घटक 1 2 3, ये प्रांत हो गया। परिसर लिख दें, परिसर इजकल टू द्वितीय घटक 6 7 8, परिसर हो गया। और सहप्रांत, सहप्रांत क्या हो जाएगा, जो घटक परिसर में हैं उनको लिख जाइए 6 7 8, ये तो रहेंगे ही। उसके बाद जो प्रांत में हैं 1 2 3, सहप्रांत। अब आपका ये सवाल हो गया दूसरा। आगे देखें, इस तरीके से सवाल आपको लगाने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। 3 नंबर है आपका ए इजकल टू, ए का मान दिया है 1 2 3 5, बी बराबर 4 6 9, बी बराबर 4 6 9। ए से बी में एक संबंध, ए से बी में संबंध दिखाना है आपको। ए कैसे लिखेंगे, ए आर बी, ए आर बी ऐसे लिखा जाएगा, ए आर बी जहाँ आर इजकल टू परिभाषित है एक्स वाई सच दैट, एक्स वाई सच दैट वाई इजकल टू, वाई का मान है आपका, एक्स और वाई का अंतर विषम है, एक्स तथा वाई का
अंतर विषम है। जहाँ x इज एलिमेंट ऑफ ए और y इज एलिमेंट ऑफ b है। ए बी आपके पास सही है, तब r का मान परिभाषित कर लीजिए। x और y का अंतर विषम हो तो 1 और 4 का अंतर देखिए विषम होगा, तब 1 4 हो गया, 1 4 का अंतर 3 होगा, विषम है। इसी तरीके से 2 और 4 का अंतर विषम नहीं होगा, 2 और 6 का अंतर विषम नहीं होगा, लेकिन 2 और 9 का अंतर विषम होगा। देखिए फिर लिखिए 3 और 4 का अंतर विषम होगा, 1 और 6 का अंतर विषम होगा, 3 4 का अंतर विषम है, 3 में से 3 6 का अंतर विषम है, 5 4 5 6 5 4 5 4 का अंतर, 5 6 का अंतर। इतने एलिमेंट इस समुच्चय में मिले आर ए बी में। ये संबंध आपका आ गया आर ए टू बी। इसको ए क्रॉस बी के जो समस्त अवयव हैं जिन शर्तों के अनुसार विषम हैं लिख लीजिए। 1 4 2 9 1 6 3 4 3 6 5 4 5 6, इनका अंतर सदैव विषम आएगा, अर्थात ये संबंध हो गया। ये आपका आंसर है, ये उत्तर है आपका, ये पूछ रहा है आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपने देखा। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। 4 नंबर दिया है आकृति पी क्यू। देखिए एक आकृति दी हुई है, बेंड इसको कहते हैं प्रतिचित्रण। ये पी सेट है, ये क्यू सेट है। इसमें आपका दिया हुआ है 5 6 7, इसमें दिया 3 4 5, 5 से 3 6 से 4 7 से 5 संबंधित है। सवाल है कि दी हुई प्रतिचित्रण में नंबर 1 समुच्चय निर्माण रूप में समुच्चय निर्माण रूप में दूसरा रोस्टर रूप में लिखिए। पहला निर्माण रूप, दूसरा रोस्टर रूप। में लिखिए। ये प्रश्न है। प्रांत तथा परिसर ज्ञात कीजिए। प्रांत परिसर ज्ञात कीजिए। प्रांत परिसर निकालना है, निर्माण और रोस्टर रूप में लिखना है आपको। आप जानते हैं कि समुच्चय प्रस्तुत व्यक्त करने की दो विधियां हैं, एक निर्माण, दूसरा रोस्टर रूप। निर्माण विधि और रोस्टर फॉर्म।
तो निर्माण रूप में देखिए क्या होगा। पहला, निर्माण रूप में समुच्चय आर पी क्यू इजकल टू चलिए एक्स वाई सच दैट वाई इजकल टू एक्स माइनस टू, जहाँ एक्स इज जहाँ x बराबर है 5, 6, 7। ये देखिए निर्माण रूप में ये होगा। रोस्टर रूप में लिख लीजिए, जैसे PRQ बराबर होगा 5, 3 और 6, 4, 7, 5। दूसरा हो गया ये रोस्टर रूप। क्या हो गया ये? रोस्टर विधि। रोस्टर विधि निर्माण रूप दोनों हो गया। अब आता है प्रांत परिसर। प्रांत लिख लीजिए। प्रांत आपको दिखाई पड़ रहा है 5, 6, 7 परिसर इजकल टू 3, 4, 5। प्रांत परिसर हो गया। इसका सह प्रांत भी 3, 4, 5 है, ध्यान दीजिए। सह प्रांत लिखना चाहें तो लिख लीजिए, जरूरत नहीं है 3, 4, 5 होगा सह प्रांत, कोई परेशानी नहीं है। चलिए ये देखिए दोनों विधियां आप समझ रहे हैं, एक प्रतिचित्रण विधि और दूसरा क्वेश्चन नंबर 5 देखें। ए इजकल टू 1, 2, 3, 4, 6। ए इजकल टू 1, 2, 3, 4, 6। मान लीजिए आर ए पर ए बी, मान लिया आर ए पर ए बी सच दैट ए बी इज एलिमेंट ऑफ ए बी इज एलिमेंट ऑफ ए। संख्या ए बी को यथावत विभाजित करता है। संख्या ए बी को यथावत विभाजित करता है। विभाजित करता है द्वारा परिभाषित एक संबंध है। द्वारा परिभाषित एक संबंध है। आर को रोस्टर रूप में, आर को रोस्टर रूप में पी का प्रांत, आर का प्रांत, रोस्टर रूम में आर का प्रांत, आर का परिसर।
ज्ञात करें। ये सवाल है आपका, देख लीजिए। हल देख लें। ए का मान दिया हुआ है, क्या दिया है, 1 2 3 4 6। ए आर बी इजकल टू संबंध ए बी सच दैट ए बी को यथावत विभाजित करता है, यानी बी अपान ए। यथावत माने पूर्णांक में विभाजित करता है। जहाँ ए बी इज एलिमेंट ऑफ ए है। ये देखिए, ये लिखना है रोस्टर रूप में। देख लीजिए आप इसको, रोस्टर रूप। आर बराबर होगा रोस्टर रूप का एक ए बी को विभाजित करता है। एक एक को विभाजित करेगा, सही है। एक दो को, एक तीन को, एक चार को, एक पाँच को, नहीं एक छः को, नॉट पाँच, पाँच ही नहीं है, एक छः को विभाजित करता है। ठीक है। अब दो से ज़रा देख लीजिए। दो दो को विभाजित करेगा, दो चार को और दो छः को। फिर तीन को देख लीजिए, तीन छः को विभाजित करेगा, तीन तीन को विभाजित करेगा। फिर चार चार को विभाजित करेगा और छः छः को विभाजित करेगा। ये आपका हो गया इसका रोस्टर रूप। आर का प्रांत लिख जाइए, यानी संबंध का ही प्रांत होता है, परिसर होता है। पहले अवयव लिख जाइए, एक दो तीन चार छः। प्रांत हो गया। आर का परिसर, परिसर में द्वितीय घटक लिखेंगे आप, एक दो तीन चार छः। एक दो तीन चार छः। प्रांत परिसर इसका समान है, देख लीजिए। ये आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 5 का। छः नंबर, एक्स एक्स प्लस 5। आर एक संबंध है जहाँ एक्स और एक्स प्लस 5, वाई बराबर एक्स प्लस 5। एक्स सच दैट एक्स इज एलिमेंट ऑफ 0 0 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। देख लीजिए। आर का प्रांत परिसर
ज्ञात करें। आर का प्रांत देखिए, आर को संबंध को लिख लीजिए आप। x बराबर 0 है, तब 0, 5, 1, 6, 2, 7, 3, 8, 4, 9, 5, 10, ये आपका प्रांत लिख दीजिए। हर का प्रांत प्रथम घटक लिख जाइए 0, 1, 2, 3, 4, 5। परिसर लिख जाइए, आप समझ गए होंगे। परिसर लिखेंगे तो 5, 6, 7, 8, 9, 10। देखिए ये आंसर है आपका। क्वेश्चन नंबर 7, संबंध r इक्वल टू x क्यूब, संबंध r इक्वल टू x क्यूब सच दैट x संख्या 10 से कम, x इज लेस दैन 10। एक अभाज्य संख्या है, एक अभाज्य संख्या है। ये रोस्टर रूप में लिखा हुआ है। निर्माण रूप से रोस्टर रूप में लिख दीजिए। आर का मान, आर इक्वल टू हो जाएगा x अगर 1 है अभाज्य संख्या जो भाज्य ना हो, यानी 2 के बाद 2 का क्यूब 8, 2 का क्यूब हो गया, देखिए 2 का क्यूब 8, 3, 27, 5, 125, 6 भाज्य है, 7 देख लीजिए, 7, 343, ये बंद हो गया। 8 भाज्य है, 9 भाज्य है, 10 भाज्य है, उसके आगे लिखना नहीं है क्योंकि उधर भाज्य संख्याएं हैं। इतने तक आपको 2, 3, 5, 7 का क्यूब करके लिख दीजिए, ये हो गया। प्रांत लिख लीजिए आप इसका। प्रांत परिसर नहीं निकालना चाहिए, लिख लीजिए प्रांत, आप जान जाएंगे। प्रांत हो गया 2, 3, 5, 7, परिसर हो जाएगा आपका, पूछा नहीं है परिसर, लिख दो 8, 27, 125, 343। ये हो गया आपका 7वां सवाल। जितना जानना उससे ज़्यादा आप जान रहे हैं, ठीक है। 8वां देख लीजिए। एक्स वाई जेड दिया है, ए इक्वल टू एक्स वाई जेड, बी इक्वल टू 1, 2, बी इक्वल टू 1 and 2, ए से बी में संबंध की संख्या ज्ञात कीजिए। ए से बी में संबंध की संख्या ज्ञात कीजिए। केवल संबंध की संख्या निकालना है। तब एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी
में अवयवों की संख्या बराबर Na इंटू NB इजकल टू 3 इंटू 2 इजकल टू 6। ये हो गया NAB। अब NAB इजकल टू 6, N A क्रॉस B इजकल टू 6, तब संबंधों की कुल संख्या बराबर 2 रेज पावर 6 इजकल टू 64। देखिए पहले NAB निकालिए, उसके बाद 2 रेज पावर N, 2 रेज पावर NA A क्रॉस B। ये हो गया आपका 8वां। क्वेश्चन नंबर 9, मान लीजिए RZ पर, मान लिया RZ पर R इजकल टू AB, AB such that AB is element of Z, Z जो पूर्णांक है, A माइनस B एक पूर्णांक है, A माइनस B एक पूर्णांक है। द्वारा परिभाषित संबंध है R का प्रांत परिसर, R का प्रांत परिसर ज्ञात करें। तब संबंध पहले लिखा जाएगा आपका R समुच्चय Z पर एक संबंध है, R समुच्चय Z पर संबंध R इजकल टू लिख दीजिए AB दिया हुआ है, सो दैट AB इज एलिमेंट ऑफ Z, A माइनस B पूर्णांक, जहाँ A माइनस B एक पूर्णांक, है। तो जब ये माइनस B इजकल टू एक पूर्णांक है, तो R का प्रांत Z एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक होगा, कोई दिक्कत नहीं है। परिसर भी पूर्णांक में होगा, R का परिसर Z एक पूर्णांक होगा। ये दोनों ही पूर्णांक में होंगे। A और ऐसा इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि A और A का मान की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन संबंध चूँकि एक दूसरे का अंतर पूर्णांक है, तो पूर्णांक संख्याओं का अंतर पूर्णांक होता है, आप ये जानते हैं। तो इसीलिए ये इसका परिसर और प्रांत दोनों ही पूर्णांक होंगे। चलिए, ये प्रश्नावली आपका ख़त्म हो गया है।